ठंड में मिट्टी का अंडरग्राउंड ससुराल। आज तो बहुत तेज ठंड लग रही है ना दीदी। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, नाक लाल हो गई है, हाथ जैसे सुन्न पड़ रहे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन हम गरीबों के नसीब में आराम कहाँ। काम तो करना ही होगा, कुछ भी हो जाए। क्यों? सही कह रही हो, चलो जल्दी उठते हैं। अब बिस्तर से नहीं उठे तो सासू माँ का तो पता नहीं, दादी जी खटिया खड़ी कर बिस्तर गोल कर देंगी। हाँ सही कह रही हो, उठो और दादी के लिए पानी गर्म कर दो। पहले दादी को उठते ही गर्म पानी पीने के लिए चाहिए। मैं कर दे रही हूँ। कावेरी बिस्तर से निकलकर पतीले में पानी लेकर चूल्हा जलाने लगती है, लेकिन ओस से सारी लकड़ियां भीगी हुई थी, एक भी लकड़ी नहीं जल रही थी। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह लकड़ियों से क्यों झगड़ रही है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? कब से लकड़ियां जला रही हूँ, जल ही नहीं रही। माँ जी तो आप ही बताओ क्या करूँ? बहू हो गया, पानी गरम नहीं हुआ होगा, 100% गारंटी है। ठंड में मार डालो अपनी दादी को, जल्दी गरम कर बहू। दादी लकड़ी नहीं जल रही, कैसे जलाऊं आप ही बताओ। घासलेट होगा, उसे डाल दे। पैसे कहाँ है दादी, खत्म है, घासलेट भी नहीं है। बहू कुछ प्लास्टिक जलाकर लकड़ी के ऊपर रख और फिर जल जाएगी। ठीक है पापा जी। फिर बहू वैसा ही करती है जैसा ससुर जी ने बताया था और आग जल जाती है। बहू जल्दी से दादी सास को पानी गर्म करके दे देती है। बहू गरम पानी पीने के बाद भी ठंड लग रही है। आजकल तो ठंड से दिमाग खराब हो गया है। पता है पापा, रामविलास काका है ना, उनके पापा 70 साल के हो गए थे। ठंड के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बेचारे उनके घर में सभी बहुत दुखी हैं। ये ठंड भी अलग मुसीबत है, न चैन से जीने देती है न सोने, और जब सुलाती है तो एकदम से ही सुला देती है। आजकल लोग ठंड में सोते सोते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। सही कह रही हो माँ, चलो अब आप लोग आराम करो, हम दोनों काम पर जाते हैं। ठंड के कारण 4 दिन से काम पर नहीं गया हूँ। घर में खाने को दाना नहीं है, राशन नहीं है। अब काम करेंगे तो कहीं पैसे आएंगे। चलो रूपाली और भाभी हम चलते हैं। दोनों भाई काम पर चले जाते हैं। दोनों वहां सारा दिन दिहाड़ी मजदूरी के लिए काम ढूंढते हैं, लेकिन ठंड के कारण उन्हें कोई काम नहीं मिलता। इधर घर पर ठंड बढ़ती ही जा रही थी। रातों रात दिन में भी ठंड से बच्चे परेशान थे। घर में आज खाना कैसे बनेगा? मैंने प्लास्टिक मांगकर जलाया, तब जाकर चूल्हा जला तो पानी गर्म हुआ। अब तो प्लास्टिक भी नहीं है, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा भाभी कि चूल्हा कैसे जलाऊं, बच्चों के लिए खाना कैसे बनाऊं? हाँ, क्योंकि लकड़ियां पूरी तरह भीग गई है और प्लास्टिक भी नहीं मिल रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बच्चों के स्कूल का समय भी हो रहा है। इसके बाद रूपाली लकड़ियों में सूखी लकड़ी ढूंढने लगती है। तभी उसे लकड़ियों के बीच में एक सूखी लकड़ी मिल जाती है, जिसके बाद कावेरी चूल्हा जलाकर बच्चों और घर वालों के लिए रोटी सेकती है और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बहुत तेज ठंड लग रही है। मेरे में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। देखो ना कितनी बर्फीली हवाएं चल रही है। छी छी, मम्मी सर्दी लग रही है, मत भेजो ना स्कूल। तुम दोनों चुपचाप स्कूल जाओ। अब एक शब्द नहीं निकलना चाहिए मुझसे। मैं बार बार तुम दोनों के मुंह से स्कूल के लिए ना नहीं सुनना चाहती। स्कूल में हम पैसे देते हैं, फ्री में नहीं भेजते। कावेरी की यह बात सुनकर दोनों बच्चे शांत हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कावेरी और रूपाली दोनों बहुएं एक छोटे से झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहती थी, जहां उन्हें रोजाना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहू ठंड से पूरी कमर और गर्दन में जकड़न आ गई है। तेरे ससुर जी को बुखार आ रहा है। आजकल पता नहीं ठंड इतनी ज्यादा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बिस्तर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता, वरना देखो ना, कभी दांत में दर्द हो रहा है तो कभी घुटनों में। सर्दी की वजह से है बाबूजी। सुबह की तरह अभी भी खाना नहीं बनाया है या बन गया है? पानीदार दाल खिचड़ी बनी है। घर में राशन कम है और ये खिचड़ी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है, इसलिए। इसके बाद कावेरी सबको दाल खिचड़ी परोसती है। थाली में खिचड़ी में ढेर सारा पानी देखकर ही घर वालों का खाने का मन नहीं होता, लेकिन मजबूरी में सभी को खानी पड़ती है। ठंड में जैसे तैसे गुजारा करना पड़ रहा था। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रूपाली रोज बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और बच्चे स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर लौट आते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि मैं 3 दिन से देख रही हूँ कि ये बच्चे स्कूल के आधे रास्ते तक ही पहुँचते हैं और फिर भाग जाते हैं। माँ इतनी ठंड में हमसे पढ़ाई कैसे होगी बताओ? पूरी स्वेटर फट चुकी है और नई स्वेटर के बिना स्कूल में बच्चों को एंट्री नहीं मिलने वाली।
दोनों माएं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। घर में खाने का दाना नहीं, ठंड ने कहर ढा रखा है और धीरे धीरे अब सब बीमार हो रहे हैं। सारी परेशानी इस घर की वजह से है। एक कमरे के घर में हम कितने सारे लोग रहते हैं, सोते हैं, कैसे गुजारा करते हैं हमें ही पता है। ऊपर से छत टूटी है, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, आखिर कब तक एडजस्ट कर पाएंगे। सुधीर की आवाज सुनकर बहुएं सन्न रह जाती हैं। देवर जी रोइए मत, जो होगा देखा जाएगा और हम सब मिलकर जल्दी ही एक नया घर बनाएंगे, पैसे हो या ना हो। अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर रागिनी आती है। रागिनी के हाथ में एक झोला था जिसमें उसके कपड़े थे। रागिनी आते ही माँ और भाभी को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। बता, क्या हुआ तुझे अचानक से? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? सास ने या पति ने कुछ कहा क्या? मम्मी, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तेरे कंजूस फटीचर मायके वालों ने दिया ही क्या है। जाकर दहेज लेकर आ, वरना हम घर में नहीं रखेंगे। और इस तरह मुझे हमेशा के लिए घर से भगा दिया। हमने तो अच्छा परिवार देखकर ही रिश्ता किया था रागिनी, हमें नहीं पता था कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा बहन, वरना हम कभी ऐसा सोचते तक नहीं कि गरीब घर में तेरी शादी करें। ठीक है, कोई ना भैया, हम भी तो गरीब ही है ना। आप जब तक रहना चाहे रागिनी दीदी आप रह सकती हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद रागिनी भी उस छोटी सी झोपड़ी में सबके साथ रहने लगती है। अब एक घर में 3 परिवार और उस पर से अतिरिक्त लोग थे। घर की तकलीफें और बढ़ गई थी। खाना बनने में ज्यादा समय लगता था। बहुत बार घर में राशन ही नहीं होता था। बहुएं जैसे तैसे सब कुछ मैनेज कर रही थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक रात तेज हवा के झोंकों के साथ बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। अरे बाप रे, आज की रात तो और भी ज्यादा कठिन हो गई है। यह बर्फीली हवाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरी झोपड़ी ठंडी हवाओं से जम गई है। मुझे तो लगता है मैं जम ना जाऊं अगर ऐसा रहा तो। घर में सभी बहुत परेशान हो रहे थे। तभी चिराग बोलता है, कावेरी और रूपाली, एक काम करो, लकड़ियां ले आओ, मैं लकड़ी जलाता हूँ, आग की गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। इसके बाद दोनों बहुएं घर के एक कोने में रखी लकड़ियां ले आती हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ओस से भीगी हुई लकड़ियां आ जाती हैं जो बिल्कुल भी नहीं जलती। ठंड में घर में सबके दांत किटकिटाने लगते हैं। भाभी, मुझे बता दो लकड़ी कहाँ है, मैं लेकर आती हूँ। वैसे भी अब मायके में रह रही हूँ तो कुछ काम तो करना ही होगा। नहीं ननद जी, ऐसा कुछ नहीं है। श्वेता दीदी, आप ले आती हो। श्वेता लकड़ी लेने के लिए जाती है। जहाँ लकड़ी रखी थी वहीं लकड़ी के साथ बहुत सारा भूसा भी था। गलती से श्वेता का पैर भूसे में पड़ जाता है और श्वेता फिसलकर नीचे सीधे चली जाती है। भाभी, भैया, बचाओ। घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक श्वेता कहाँ चली गई। श्वेता बोली थी कि मैं लकड़ी लेकर आ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। उसके चिल्लाने की आवाज आई लेकिन वो दिख नहीं रही है। अगर ऐसा है तो हमें वहीं देखना चाहिए जहाँ से श्वेता ने लकड़ी ली थी। गोपाल जी और दोनों बेटे उसी भूसे के सामने जाकर खड़े होते हैं। तभी गोपाल जी का पैर भूसे में पड़ता है और वो भी सीधे नीचे चले जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? नीचे कोई कुआं तो नहीं है? ये क्या हो रहा है? दोनों बेटे अपने पिता को धरती के अंदर जाते देखते रह जाते हैं और अंदर से गोपाल जी बस बचाओ चिल्ला रहे होते हैं। अरे मोरी अम्मा रे, एक तो ठंडी ने अपना कहर कम बरसाया जो धरती मारे मेरे पति और बेटी को अपने अंदर समा लिया। माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। मुझे लगता है घर के नीचे कुछ है, हमें जाना चाहिए। हाँ, अंदर कुछ तो है। अब तक अगर हम खुद से एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम जमीन को थोड़ी सी खोद कर देखें कि क्या है जिसकी वजह से ननद जी जमीन में फंस गयी। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसके बाद सुधीर और चिराग मिलकर जमीन में थोड़ा बड़ा होल करते हैं और देखते हैं कि गोपाल जी और श्वेता नीचे सुरक्षित बैठे हुए हैं। भैया, ये जगह काफी गर्म है, यहाँ आकर ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती, इसीलिए मैं और पापा आराम से बैठे थे। हाँ बेटा, अब तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है। ये इतनी गर्म है, पता नहीं यहाँ गड्ढा कैसे आया, लेकिन हमारी गरीबी के दिनों में ये जगह हमारा सहारा बनेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन नीचे है क्या? पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा। इसके बाद रूपाली, कावेरी, चिराग और सुधीर चारों नीचे जाते हैं और एक मोमबत्ती लेकर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक बड़ी सी जगह है जहां शायद पहले कोई रहता था, क्योंकि यह बेसमेंट बहुत पुराना लग रहा था और यहाँ दीवारों के रसोई के स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद थे। यहाँ तो दीवारों के स्ट्रक्चर है, रसोई के स्ट्रक्चर है, मतलब पहले यहाँ घर था, यहाँ लोग रहते थे। हाँ बहू, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पहले लोग रहते हों, सालों पहले। जो भी हो, ये जगह बहुत ही ज्यादा गर्म है। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। यहाँ सर्दी का नामो निशान नहीं है।
पता ही नहीं चल रहा कि बाहर ठंड का मौसम चल रहा है। भाभी सही कह रही है माँ। और देखो ना, ये जगह भी कितनी बड़ी है। ऊपर एक कमरे में हम लोग ढंग से सो नहीं पाते और बच्चे बड़े सबको बुरी सर्दी हो गई है। यहाँ कम से कम हम ढंग से सो सकते हैं बिना परेशान हुए। हाँ रागिनी, सही कह रही हो भाग्यवान। तुम क्या कहती हो? जगह तो बहुत अच्छी है, गर्म भी है, लेकिन यही है कि थोड़ा डर लगता है। जमीन के अंदर है तो क्या हुआ? डरो मत माँ, सब सही है। माँ जी, आप बस हाँ कह दो। इस जगह को घर बनाने का काम हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कर लेंगी। क्यों जेठानी जी? हाँ देवरानी जी, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। नीचे जमीन में रहने के लिए घर में सभी लोग राजी थे और वो जगह घर में सबसे ज्यादा गर्म भी थी, इसलिए बाकी सबकी हाँ पर सुमित्रा जी भी राजी हो जाती हैं। हमारे पास ढंग का घर नहीं है जेठानी जी, हम अपना ये घर बहुत अच्छे से सजाएंगे, क्या कहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ इस अंडरग्राउंड घर को खोदकर और गहरा किया जाए, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम लग रही है। तुम्हें नहीं लग रही? हाँ कम तो है, मुझे भी यही लग रहा है कि और खुदाई करनी पड़ेगी। इसके बाद चिराग और सुधीर फावड़े से अंडरग्राउंड बने घर की खुदाई में लग जाते हैं और वहां और बड़ा गड्ढा करते हैं ताकि और ज्यादा स्पेस हो जाए। दोनों बहुएं मिट्टी को ले जाकर घर के बाहर डालती जाती हैं। वहीं ये सब देखकर पड़ोसन हैरान हो जाती हैं। ये हमारे गरीब लाचार पड़ोसियों के घर के अंदर से इतनी मिट्टी कहाँ से आ रही है? कहाँ से क्या? ये लोग अंडरग्राउंड घर बना रहे हैं। जमीन के ऊपर तो ठंडी लगती है, अब सारा परिवार जमीन के अंदर धरती माता की गोद में सोने का प्लान कर रहा है। कितना बढ़िया जोक मारती हो बहन। ये लोग जमीन में कैसे रहेंगे? यकीन नहीं होता तो चलो देखाओ ना, देखने में क्या ही जाता है। इसके बाद सारी पड़ोसनें कावेरी और रूपाली के पास जाती हैं। क्या बात है गायत्री और सुषमा काकी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम्हारे घर में चूहे ज्यादा हो गए हैं लगता है। ये मिट्टी कहाँ से आ रही है? आपको क्या करना, कहीं से भी आ रही हो? चापलूसी करने आई हो काकी? नहीं, बस पूछने आई थी। वैसे हमें पता है तुम लोग अंडरग्राउंड घर बना रही हो, सब पता है हमें। जिनके पास घर नहीं है, रहने को जगह नहीं है, वो तो घर बनाएगा ही ना। हाँ हाँ ठीक है, अब ताने देने की जरूरत नहीं है। बातें तो इतनी बड़ी करती है जैसे धन्ना सेठ की खानदान की हो और घर मिट्टी में। चलो बहन। सारी पड़ोसनें वहाँ से चली जाती हैं। जाने दो दीदी, जब हमारा घर बन जाएगा तो ये भी देखकर सोचेंगे कि कितना बढ़िया घर बनाया है हमने। पड़ोसनों के जाने के बाद दोनों बहुएं फिर से काम में लग जाती हैं और थोड़ी देर बाद घर के अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकल जाती है। अब जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ी सी जगह थी बहुओं के पास, जहां बहुएं जमीन से निकली हुई मिट्टी में भूसा मिलाकर घर में दीवारें खड़ी करती हैं। उसी मिट्टी से रसोई के स्ट्रक्चर की जगह बड़ी सी सुंदर रसोई बनाती हैं। वहां डिब्बा डिब्बी और बर्तन रखने के लिए अलमारी बनाती हैं और मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं। वहीं जमीन के नीचे की जगह बहुत बड़ी थी जिसमें बहुएं बड़े बड़े 4 कमरे बनाती हैं। वहीं पर आंगन और पार्क की भी जगह थी। दीदी, ये तो बहुत ही ज्यादा सही है। यहाँ तो पार्क की भी जगह है। मैं सोच रही हूँ कि हम बच्चों के लिए छोटा सा मिट्टी का पार्क बना देते हैं खेलने के लिए। बाहर ठंडी में बच्चे खेल नहीं पाते, इसी बहाने वो यहाँ खेल तो लिया करेंगे। हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। इसके बाद दोनों बहुएं रसोई और 4 कमरों के साथ घर के बीच में एक आंगन बनाती हैं और बाहर साइड में छोटा सा पार्क, ताकि बच्चों को बाहर खेलने जाना ना पड़े। ये तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतना प्यारा बनकर तैयार होगा। अब हम सबकी फैमिली यहाँ खुशी से रह सकती है। दीदी भी यहाँ रह सकती है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, लेकिन यहाँ शिफ्ट होने से पहले मैं ये सोच रहा था कि कुछ और जुगाड़ करना होगा। यहाँ देखो ना रूपाली, ये जगह कितनी खाली लग रही है। सोने के लिए कुछ नहीं, बैठने के लिए कुछ नहीं। देवर जी, हम यहाँ मिट्टी से ही हर चीज बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी बाहर बहुत सारी मिट्टी है और मिट्टी और भूसे से चीजें मजबूत बनती हैं। भाभी लाओ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मुझे भूसे और मिट्टी से बैठक बनाना आता है। मैं कमरे में बेड बना देती हूँ सोने के लिए। मैं लिविंग और डाइनिंग एरिया देख लेती हूँ, वहाँ बैठने के लिए मिट्टी से ही सोफा और टेबल बना दूंगी और डाइनिंग के लिए मिट्टी की बैठक और बड़ा टेबल जैसा। ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। सुनने में ये इतना बढ़िया लग रहा है, तो बनने के बाद तो और भी ज्यादा शानदार होगा। इसके बाद नंद भाभी दोनों मिलकर घर में मिट्टी में भूसा मिलाकर मिट्टी से बेड, अलमारी, टेबल, कुर्सी, सोफा, बैठक, डाइनिंग टेबल सब बनाती हैं और घर में मिट्टी के ही फर्नीचर होते हैं। इसके बाद घर की रौनक अलग ही बढ़ जाती है।
हमारा घर तो पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, लेकिन हमने सीढ़ी तो तैयार ही नहीं की। ऊपर से नीचे के लिए एक सीढ़ी तो चाहिए ना, और कब तक लकड़ियों की सीढ़ी से नीचे आएंगे? हाँ जी, बात तो सही है। ठीक है, सीढ़ी भी हम बना देते हैं। अब सब लोग आराम करो, ये काम मैं और सुधीर मिलकर देख लेंगे। कब से तुम सभी मेहनत कर रही हो। ठीक है जी। इसके बाद चिराग और सुधीर मिलकर ऊपर से नीचे अंडरग्राउंड मिट्टी के घर में आने के लिए एक सीढ़ी तैयार करते हैं और ऊपर एक दरवाजा लगाते हैं, जिसके बाद बहुओं का मिट्टी का अंडरग्राउंड घर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। माँ जी, पापा जी, अब हम अपने मिट्टी के अंडरग्राउंड घर में रहने के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे बड़े से घर में रहने के लिए। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दीदी। हाँ, दादी को भी पूछ लो। कोई तो दादी को तो पूछे ही नहीं चलना है या नहीं। अरे दादी, आप तो हमारे घर की मुखिया हैं। आपको तो उद्घाटन करना है इस घर का। इसके बाद बहू नारियल और अगरबत्ती लेकर आती हैं। दादी, ये लो आरती की थाल। अब घर की आरती उतारो, यहीं पर नारियल फोड़ते हैं, फिर घर के अंदर प्रवेश होगा। बहू, ठंडी लग रही है, तू 80 साल की बुढ़िया से नारियल फुड़वा रही है, शर्म कर। दादी की बात पर सब हंसने लगते हैं। अरे अम्मा, नारियल तो आपके पोते फोड़ेंगे, आप आरती तो उतारो, उद्घाटन करो पहले, फिर तो। इसके बाद दादी घर की अगरबत्ती करती हैं, आरती उतारती हैं और घर के अंदर जाती हैं। वहीं चिराग नारियल फोड़कर नारियल का पानी पूरे घर में छिड़क देता है ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। अरे वाह, ये घर तो कितना गर्म है बहू, और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी। यहाँ तो कंबल, रजाई, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। दादी, ये देखो हमारा बैठक है, और माँ जी ये हमारी रसोई। अब हम इसी चूल्हे पर खाना बनाएंगे। बर्तन, चूल्हा, फर्नीचर, हर चीज मिट्टी की है। हम एक इको फ्रेंडली लाइफ जिएंगे। पापा चलो, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं, और दादी का भी। इसके बाद सुधीर बारी बारी से सबको उनका कमरा दिखाता है। और रागिनी, ये तेरा और श्वेता का कमरा, जब तक तू चाहे यहाँ रह सकती है, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा, ये तेरा भी घर है। रागिनी खुश हो जाती है और उसके मायके वाले उसे इतना समझते हैं। जिसके गरीब परिवार वालों के पास घर तो हो गया था, लेकिन अब बहुओं को परेशानी थी कि खाने को दाना कैसे आएगा। ठंडी से तो बचाव हो गया, लेकिन हम खाएंगे क्या? बिना खाए जिंदा तो पॉसिबल नहीं है, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैंने हमारे घर के लिए मिट्टी का हीटर और गीजर बनाने का सोच रही थी, तो क्यों ना हम बाजार में उसे ही बेचे भी, तो उससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। क्या कहती हो? हाँ, ये सही रहेगा। इसके बाद कावेरी और रूपाली मिलकर बाहर रखी हुई मिट्टी से ढेर सारे मटके बनाती हैं और कुछ 2 मुँहे मटके भी तैयार करती हैं। 2 मुँहे मटकों में बहुएं नीचे कोयला डालती हैं और ऊपर पानी, जिसके बाद एक पाइप से उसे शावर से कनेक्ट कर देती हैं। देखो तो कितना बढ़िया मटका गीजर बनकर तैयार हुआ है। डायरेक्ट शावर से गर्म पानी आएगा। बहू, मेरे बेड के पास ये क्या रखा है? बड़ी सी अजीब सी चीज है, मटके में कोयला है। पापा, भाभी ने मटका गीजर बनाया है ताकि हम सभी चैन से आराम से रह सकें, बिना किसी परेशानी के। जो हल्की फुल्की ठंडी यहाँ लगती है वो भी ना लगे। हाँ पापा जी, दीदी सही कह रही है, और हमने हर कमरे में यह हीटर रखा है ताकि घर गर्म ही रहे। चलो हम अब और मटका हीटर और गीजर बना लेते हैं, फिर दोनों जने बेचने जाएंगे। इसके बाद बहुएं और मटका, हीटर और गीजर बनाती हैं, जिसके बाद दोनों के पति हीटर और गीजर को ठेले पर रखकर बेचने के लिए जाते हैं। कम दाम में किफायती मटका हीटर और गीजर देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और मार्केट में अब इसके बाद बहुएं और मटका हीटर और गीजर बनाती हैं, जिसके बाद दोनों के पति हीटर और गीजर को ठेले पर रखकर बेचने के लिए जाते हैं। कम दाम में किफायती मटका हीटर और गीजर देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मार्केट में अब तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं था। भैया जी, मार्केट में नया है मटका हीटर और गीजर, किफायती भी है और स्टाइलिश के साथ यूनिक भी है। ले लो भाई ले लो, 500 में 2 मटका हीटर, ऐसा ऑफर फिर नहीं मिलेगा। चिराग और सुधीर की बात सुनकर सब वहां अट्रैक्ट होकर खींचे चले आते हैं और उनका मटका हीटर और गीजर खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते ठेले पर रखे हुए सारे मटका हीटर और गीजर बिक जाते हैं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज इतनी बढ़िया कमाई हुई है। आज तो घर पर ढेर सारा राशन लेके जाना है ताकि महीने भर का कोटा पूरा हो जाए, बाद में फिर किसी चीज की कमी ना हो। हाँ भैया, सही कह रहे हो, और बहुत दिन हो गए ढंग का खाना खाए हुए, कम से कम आज ढंग का खाना नसीब होगा। इसके बाद दोनों भाई बनिया की दुकान पर जाकर गेहूं, चावल, आटा, दाल, तेल, मसाला हर चीज खरीद कर घर ले जाते हैं। भैया, इतना सारा राशन और सामान कहाँ से आया? कोई लॉटरी लग गई क्या? इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये लो,
ये पैसे माँ को दे दो रखने के लिए। कहीं डाका डाले क्या जी? इतना सारा राशन और अब ये पैसे? अरे खुश हो जाओ अब तुम दोनों का जुगाड़ू आइडिया काम कर गया। बाजार में लोगों को तुम्हारे बनाए हुए हीटर और गीजर बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। किसी ने तो 4-4 हीटर गीजर लिए हैं और हर कमरे के लिए। चिराग की ये बात सुनकर बहुएं और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं और आज पूरे मन से घर वालों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं। खाने की खुशबू इतनी स्ट्रांग थी कि अंडरग्राउंड होम से डायरेक्ट पड़ोसनों के घर तक जा रही थी और ये देखकर पड़ोसनें बहुत ही ज्यादा हैरान थी। अरे इतनी बढ़िया खाने की खुशबू तो आज तक मोहल्ले में किसी के घर से नहीं आई। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? सुषमा अपनी नाक दौड़ानी शुरू करती है। अरे ये गरीबों के यहाँ पकवान कहाँ से बन रहे हैं? जीवन में पहली बार पनीर, गाजर का हलवा और पूरी और खीर, साथ में बिरयानी, और ये गरीबों के घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों ना मैं जाकर देख कर आऊँ। जिसके बाद सुषमा अपने आसपास के पड़ोसनों को भी बुला लेती है। क्या हुआ सुषमा बहन? ये सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? इतनी क्या आफत आ गई? अरे नंदा, राजमती, निहारिका, सब आओ। चलना है हमारे अंडरग्राउंड में रहने वाले गरीब पड़ोसन के घर, इसीलिए आवाज लगा रही हूँ। गरीबों के घर पहली बार पकवान बना है, यकीन ही नहीं होता। चलो पकवान खाकर आए, साथ में घर भी तो देखने चलना है। जिसके बाद सारी पड़ोसनें बड़े ही खुशी से सुमित्रा के घर जाती है। अरे कोई है घर में? सुमित्रा बहन, रूपाली बहू, कुसुम काकी, कोई है? आइए ना काकी, अंदर आइए। सब नीचे ही है, यहाँ कोई नहीं है। पता है बहू, हम तो घर देखने आए ही हैं। दोनों बहुएं सारी पड़ोसनों को सीढ़ियों से मिट्टी का अंडरग्राउंड बने घर के अंदर ले जाती हैं। जैसे ही पड़ोसनें अंडरग्राउंड घर के अंदर कदम रखती हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो बाहर से मिट्टी का दिख रहा था, अंदर तो पूरा पक्का घर है। अरे यहाँ तो ठंड भी नहीं लग रही, इतनी गर्माहट कैसे? दीवारें देखो, मिट्टी की हैं, लेकिन इतनी मजबूत, और छत से एक भी पानी की बूंद नहीं टपक रही। अरे यहाँ तो चूल्हे की जगह गैस है, और ये कोना देखो, पूरा किचन बना हुआ है। पड़ोसनें एक एक चीज को छूकर देखती हैं, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये किसी गरीब का घर है। सुमित्रा बहन, सच सच बताओ, इतना सब कैसे किया तुमने? बस बहनों, मेहनत की है। जमीन के अंदर घर बनाया ताकि ठंड और गर्मी दोनों से जान बच सके। लेकिन ठंड में यहाँ तो हीटर जैसा लग रहा है। काकी, ये मैया ने खुद बनाया है, मिट्टी से हीटर। सभी पड़ोसनें चौंक कर रूपाली की तरफ देखती हैं। मिट्टी से हीटर? हाँ, लोहे का खर्चा नहीं उठा सकते थे। मिट्टी, गोबर और ईंट से ऐसा बनाया कि आग की गर्मी अंदर ही रहे। हे भगवान, हम तो मशीन खरीदते हैं और तुमने अकल से बना लिया। तभी कुसुम काकी एक कोने की तरफ इशारा करती है। और ये क्या है बहन? ये गीजर है काकी, मैया ने खुद बनाया। हाँ, पानी गर्म करने के लिए। लकड़ी जलती है, पानी ऊपर के ड्रम में गर्म हो जाता है। पड़ोसनों की आंखों में अब हैरानी नहीं, सम्मान झलकने लगता है। हम तो तुम्हें बेचारी समझते थे सुमित्रा, लेकिन असली अमीर तो तुम हो। हाँ बहन, हमने तो सोचा था पकवान खाने आए हैं, पर यहाँ तो सीखने को बहुत कुछ मिल गया। तभी सुमित्रा सबको बैठने का इशारा करती है। गरम पूड़ी, पनीर, खीर और हलवा परोसा जाता है। ऐसा स्वाद, सादगी में ही सुख है। हाँ, सच कह रही हूँ, ऊपर के बड़े बड़े घरों में इतना अपनापन नहीं। खाना खत्म होते होते माहौल बदल चुका होता है। जो पड़ोस ने देखने आई थी, वो अब सम्मान देने लगी थी। सुमित्रा बहन, आज से कोई तुम्हें गरीब नहीं कहेगा, और अगर किसी को ठंड लगी तो हम तुम्हारा हीटर देखने भेजेंगे। भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाए बहन, तुम्हारी अकल और हिम्मत को सलाम। बस दुआ करते रहना बहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पड़ोसनें खुशी खुशी ऊपर जाती हैं। बाहर निकलते वक्त एक बार फिर पीछे मुड़कर अंडरग्राउंड घर को देखती हैं। कभी कभी असली रोशनी जमीन के नीचे ही मिलती है। और उसी अंडरग्राउंड घर में सुमित्रा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान फैल जाती है। अंडरग्राउंड घर देखकर पड़ोसनें हैरान थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर जलन नहीं बल्कि सोच थी। वो चुपचाप ऊपर चली गई, पर सुमित्रा की जिंदगी वहीं से बदलने लगी। सुमित्रा को समझ आ गया था कि जो हुनर उसके पास है वही उसकी ताकत है। उसने मिट्टी, गोबर और ईंट से अंडरग्राउंड घर बनाना शुरू कर दिया, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। भैया, आप लोग खुद आकर कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही मिट्टी का घर बना दो। हाँ बहू, गरीब आदमी को ठंड और गर्मी से बचाना भी तो सेवा है।
धीरे धीरे आसपास के गांव में खबर फैल गई कि सुमित्रा मिट्टी के अंडरग्राउंड घर बनाती है जो ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं। सुमित्रा ने हीटर भी बनाना शुरू किया और देसी गीजर भी। लोग मशीनों से परेशान थे, लेकिन सुमित्रा के बनाए साधारण साधन टिकाऊ और सस्ते थे। सुमित्रा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो लोग तुम्हें मिस्त्री नहीं मास्टर कहते हैं। सुमित्रा अब बेचारी नहीं थी, उसके हाथों का हुनर उसकी पहचान बन गया था। वो मेहनत की कमाई से खुश रहने लगी, बच्चों की पढ़ाई होने लगी, घर में सुकून आ गया, कोई डर नहीं, कोई ताना नहीं। जब इंसान हार नहीं मानता तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। जो औरत कभी अंडरग्राउंड रहती थी, आज उसकी सोच सबसे ऊपर थी। मिट्टी के घरों के साथ उसने लोगों को भरोसा देना भी शुरू कर दिया। अब गरीब ससुराल वाले खुशी से अंडरग्राउंड ससुराल में खुशी से रहने लगते हैं।